नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पुतिन ने भारत से संबंधों को सराहा, पीएम मोदी को बताया दोस्त, ब्रिक्स पर डॉक्टर जयशंकर के बयान का किया समर्थन। खबर में आगे जिक्र होंगे कि रूस से भारत के लिए चला 3900 टन का महाविनाशक युद्धपोत INS सुशील, चीन पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन, एक्सपर्ट से जाने ताकत। आगे आपको बताएंगे कि गृह मंत्री अमित शाह ने की SSB की तारीफ, कहा सीमा सुरक्षा और नक्सलवाद से निपटने में इसकी अहम भूमिका। खबर में आगे जिक्र होगा कि मोदी सरकार पूर्व CJI चंद्रचूड को दे सकती है बड़ा अहम पद, अंतिम मुहर लगना बाकी। और आगे आपको बताएंगे कि संसद के अंदर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई, ओम बिरला ने दी चेतावनी। सांसदों की धक्का मुक्की का बड़ा मामला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पुतिन ने भारत से संबंधों को सराहा, पीएम मोदी को बताया दोस्त, ब्रिक्स पर डॉक्टर जयशंकर के बयान का कर दिया समर्थन। जी हाँ दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 19 दिसंबर को अपने वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में देश की अर्थव्यवस्था, विदेशी संबंध और यूक्रेन युद्ध समेत अन्य मुद्दों पर देश को संबोधित किया। पुतिन ने बातचीत की शुरुआत आर्थिक वृद्धि पर जोर देते हुए की, जो युद्ध और उच्च मुद्रास्फीति और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस साल लगभग 4% होने का अनुमान है। उन्होंने क्रय शक्ति समानता के मामले में जर्मनी और जापान से आगे होने पर रूस की रैंकिंग पर प्रकाश डाला। इसके अलावा ये भी कहा कि चीन, अमेरिका और भारत आगे है। उन्होंने स्वीकार किया कि उपभोक्ता मुद्रास्फीति 9.3% के उच्च स्तर पर है, लेकिन उन्होंने इसे कम करने के लिए केंद्रीय बैंक के प्रयासों का उल्लेख किया तथा इस बात पर जोर दिया कि अर्थव्यवस्था में स्थिति स्थिर बनी हुई है। पीएम मोदी के साथ रिश्तों को लेकर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के साथ मेरे मधुर संबंध हैं। एशिया में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें भारत और चीन भी शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रूस से भारत के लिए चला 3900 टन का महाविनाशक युद्धपोत INS सुशील, चीन पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन, एक्सपर्ट से जानिए इसकी ताकत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय नौसेना का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सुशील रूसी शहर कालिनिनग्राद से भारत के लिए रवाना होगा और इस युद्धपोत को 9 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। 125 मीटर की लंबाई और 3900 टन का यह जहाज घातक मारक क्षमता रखता है। INS सुशील ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। यह भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े में शामिल होगा। इस युद्धपोत से हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। इस क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में चीन की नौसेना ने बार बार आक्रामकता दिखाई है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने कई डिफेंस एक्सपर्ट से भारत के इन नए युद्धपोत और चीन के साथ टकराव पर बात की है। विश्लेषकों का कहना है कि भारत प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते तनाव और चीनी पाकिस्तान के साथ नौसैनिक प्रतिस्पर्धा के बीच इंडियन नेवी समुद्री सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। INS सुशील भी इसी दिशा में एक कदम है। ये जहाज पाकिस्तान और चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत को देखते हुए भारत के लिए बेहद अहम है। यह मुख्य रूप से अरब सागर और पश्चिमी हिंद महासागर में रहेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह ने की SSB की तारीफ, कहा सीमा सुरक्षा और नक्सलवाद से निपटने में इसकी अहम भूमिका। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के रानीडांगा स्थित सिलीगुड़ी फ्रंटियर मुख्यालय में सशस्त्र सीमा बल के 61वें स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सशस्त्र सीमा बल ने नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों के साथ भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई है और इसके साथ ही बिहार और झारखंड में नक्सलवाद से निपटने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सिलीगुड़ी, गलियारे और पूर्वोत्तर क्षेत्र में सशस्त्र सीमा बल की सतर्कता और उपस्थिति ने सुरक्षा की भावना को मजबूत किया है। वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए SSB के प्रयासों को लेकर गृह मंत्री शाह ने कहा कि सशस्त्र सीमा बल ने बिहार और झारखंड में नक्सलवाद के खतरे को खत्म करने में अहम योगदान दिया है। अन्य सुरक्षा एजेंसियों, स्थानीय पुलिस के साथ उनकी सक्रिय समझ ने छत्तीसगढ़ में भी नक्सलवादी गतिविधियों को कमजोर किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सशस्त्र सीमा बल से सीमा आंदोलन के दौरान राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने और ऐसे मामलों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंपने के लिए कहा। शाह ने कहा कि SSB का 61वां स्थापना दिवस राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को पुष्ट करने का दिन है। SSB के जवानों ने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने और अवैध गतिविधियों को रोकने का अद्भुत काम किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार पूर्व CJI चंद्रचूड को दे सकती है यह बड़ा अहम पद, अंतिम मुहर लगना बाकी। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व CJI DY चंद्रचूड को मोदी सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बना सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अगले अध्यक्ष का चयन करने के लिए बैठक की। इस महत्वपूर्ण बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी
गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि समिति में शामिल विपक्ष के सदस्यों ने अध्यक्ष और एक सदस्य के लिए सरकार की पसंद पर सहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा के 1 जून को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद से एनएचआरसी अध्यक्ष का पद खाली है। तब से एनएचआरसी सदस्य विजया भारती सयानी को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद के अंदर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई, ओम बिरला ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच धक्का मुक्की की घटना को लेकर प्रतिक्रिया दी है। यहां पर उन्होंने शुक्रवार को सांसदों को संसद भवन के परिसर में धरना प्रदर्शन न करने की चेतावनी दी। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि अगर कोई संसद भवन के परिसर के भीतर प्रदर्शन करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि संसद की मर्यादा और गरिमा सुनिश्चित करना सबकी जिम्मेदारी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि संसद की गरिमा और मर्यादा बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। संसद भवन के किसी भी द्वार पर प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि इसे गंभीरता से लें। किसी भी स्थिति में संसद भवन के द्वार पर और परिसर में प्रदर्शन ना करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहेब अम्बेडकर से संबंधित टिप्पणी को लेकर विरोध जताते हुए विपक्षी सदस्यों ने मार्च निकाला तो भाजपा सांसदों ने कांग्रेस पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। संसद भवन के मकर द्वार के निकट सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे के सामने आ गए और जमकर नारेबाजी की। भाजपा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने दावा किया कि भाजपा के सांसदों ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कई महिला सांसदों को संसद भवन में जाने से रोका और धक्का मुक्की की। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इनके इस बयान पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी का 21-22 दिसंबर को कुवैत का दौरा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 21-22 दिसंबर को कुवैत के दौरे पर जा रहे हैं। कुवैत के अमीर के निमंत्रण पर उनका ये दौरा हो रहा है और 42 वर्ष बाद किसी पीएम की ये कुवैत यात्रा है। पीएम मोदी की कुवैत यात्रा द्विपक्षीय संबंधों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विदेश मंत्रालय के आला अधिकारी ने बताया कि कुवैत में 10 लाख भारतीय मौजूद हैं। प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे और लेबर कैंप का भी दौरा करेंगे ताकि उनको ये संदेश दिया जाए कि भारत सरकार की प्राथमिकताओं में वो लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को अल अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में करीब 4,500 भारतीयों को संबोधित करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाकुंभ जाने वालों को स्पाइस जेट ने दी खुशखबरी। प्रयागराज के लिए स्पेशल फ्लाइट्स का कर दिया ऐलान। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं और इसी बीच स्पाइस जेट एयरलाइंस ने भी भक्तों के लिए खुशखबरी दी है। खबर है कि कंपनी ने प्रयागराज के लिए विशेष फ्लाइट्स का ऐलान किया है जो रोज उड़ान भरेंगी। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी 2025 से होने जा रही है। स्पाइस जेट एयरलाइंस ने जानकारी दी है कि खास महाकुंभ के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अहमदाबाद, प्रयागराज तक स्पेशल फ्लाइट शुरू की जा रही हैं। ये उड़ानें 12 जनवरी से शुरू होकर 28 फरवरी 2025 तक संचालित होंगी और इनके चलते लाखों तीर्थयात्रियों को लाभ मिलने के आसार हैं। कंपनी ने कहा कि सिर्फ स्पाइस जेट ही अहमदाबाद से प्रयागराज तक नॉन स्टॉप फ्लाइट संचालित कर रही है। कंपनी के चीफ बिजनेस ऑफिसर देबोज महर्षि ने कहा कि महाकुंभ मेला सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि आस्था, भक्ति और एकता का प्रतीक है। स्पाइस जेट में हम इस अविश्वसनीय यात्रा के लिए आसान कनेक्टिविटी और सुविधाजनक यात्रा प्रदान कर गर्व महसूस कर रहे हैं। 4 बड़े शहरों से प्रयागराज तक स्पेशल डेली फ्लाइट्स के जरिए हमारा मकसद ये सुनिश्चित करना है कि देश भर से श्रद्धालुओं की चिंता के बगैर इस पवित्र आयोजन में शामिल हो सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी को 20 जनवरी के बाद मिल जाएगा नया अध्यक्ष और इस महीने के अंत तक होगा मंडल अध्यक्षों का चुनाव। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को 20 जनवरी के बाद अपनी पूर्ण कार्यकाल वाला अध्यक्ष मिल जाएगा। सूत्रों ने बताया कि इस महीने के अंत तक भाजपा के मंडल अध्यक्षों का चुनाव हो जाएगा और 15 जनवरी तक सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव हो जाने की संभावना है। 20 जनवरी के बाद भाजपा अपने अध्यक्ष का चुनाव करने की स्थिति में होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले दिनों राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी और प्रदेश इकाई से समन्वय के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति का ऐलान किया था। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों बड़े राज्यों का केंद्रीय पर्यवेक्षक राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े को बनाया गया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मौसम, दिल्ली एनसीआर में धुंध के साथ कड़ाके की ठंड, दक्षिण भारत में बारिश,
बारिश। अपने शहर का मौसम जाने। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में ठंड अपना रंगत दिखा रही है। दिल्ली के कुछ हिस्सों और नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से घने कोहरे की चादर छाई हुई है। उत्तर भारत के अन्य हिस्से भी कड़ाके की ठंड की चपेट में है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में के कुछ हिस्सों में तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है। वहीं दक्षिण भारत में बारिश होने के आसार हैं। दिल्ली में न्यूनतम तापमान बीते कल की तुलना में अधिक रहा है। सबसे कम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम टेम्परेचर ज़्यादातर 4 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच है। उत्तर भारत और पूर्वी भारत में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ न्यूनतम तापमान -1.5 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बना हुआ है। देश के दक्षिण भागों में ज़्यादातर प्रायद्वीपीय भारत के तटीय भागों में न्यूनतम तापमान में अधिक गिरावट देखी जा रही है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन को लेकर चिंता खत्म, 6 मुद्दों पर बनी सहमति। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर होगी शुरू। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के रिश्तों में कुछ समय से मिठास आ रहा है। कुछ महीने पहले वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हुए गश्त समझौते के बाद अब चीन कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने पर राजी हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चीनी यात्रा के दौरान ये सहमति बनी है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कुल 6 मुद्दों पर सहमति बनी। भारत ने सीमा विवाद के निष्पक्ष समाधान पर जोर दिया। डोभाल और वांग यी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को दोबारा शुरू करने, नदी से संबंधित आंकड़ों को साझा करने, सीमा पार सहयोग के लिए सकारात्मक दिशा पर ध्यान केंद्रित करने पर बात की। हालांकि विशेष प्रतिनिधि स्तर की 23वीं वार्ता के संबंध में भारत के बयान में 6 सूत्री सहमति का जिक्र नहीं है, जिसकी वार्ता के अंत में चीनी पक्ष के बयान में किया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, हिजबुल के सबसे पुराने आतंकी को मारा गया। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में गुरुवार को हुई मुठभेड़ में जो 5 आतंकवादी मारे गए हैं, उनके पास से IED कार्ड भी बरामद हुए हैं। मारे गए आतंकवादियों में आतंकी फारूक भी शामिल है। आपको बता दें कि यह हिजबुल का सबसे लंबे समय तक जिंदा रहने वाला आतंकी था। वो लगातार आतंकी घटनाओं का अंजाम दे रहा था। सुरक्षा बलों के लिए ये बड़ी कामयाबी है। इसे पहले एक मुस्लिम अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ स्थल पर 5 शव देखे गए हैं और अभियान अब भी जारी है। उन्होंने बताया कि कुलगाम की कातर इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान मुठभेड़ शुरू हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब तो कनाडा पुलिस ने भी लगाई भारत के दावों पर मोहर। खालिस्तानियों के दोस्त ट्रूडो से मांगा इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जहां एक तरफ पार्टी के सांसद उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब कनाडा पुलिस ने भी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर पूरी तरह से अविश्वास जता दिया है। कनाडा पुलिस की 2 संगठन ने प्रधानमंत्री जस्टिन पर कनाडा में बदहाल कानून व्यवस्था देने का आरोप लगाया है। पुलिस संगठन का आरोप है कि जस्टिन के राज में आपराधिक कल्चर बढ़ा है, अवैध हथियारों और ड्रग्स की सभ्यता को बढ़ावा मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन अपराधियों को पुलिस अपनी जान पर खेलकर पकड़ती है, उन अपराधियों को कोर्ट से खड़े खड़े जमानत मिल जाती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भव्य, दिव्य और आध्यात्मिक आयोजन की तैयारियां पूरी। 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं को दिखेगा जमावड़ा। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ 2025 का शुभारंभ हो रहा है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर लगने वाले इस महापर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। दुनिया में तीर्थराज के नाम से विख्यात ये आयोजन आध्यात्मिकता, भव्यता और दिव्यता का प्रतीक है। प्रशासन इसे ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए पूरी तैयारी में जुटा है। महाकुंभ 2025 दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक होगा, जो लगभग 4000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आयोजित किया जाएगा। इसमें 30 पैंटून पुल बनाए जा रहे हैं, जो दुनिया में सर्वाधिक संख्या है, और यह पुल 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं को संगम क्षेत्र तक पहुंचने में सुगमता प्रदान करेंगे। मेले का 24 सेक्टरों में बांटा गया है और हर सेक्टर में एक पुलिस चौकी की व्यवस्था की गई है, ताकि सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की जा सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत के आगे झुका पाकिस्तान, हाइब्रिड मॉडल पर लगी फाइनल मोहर। जी हाँ दोस्तों, जिस घड़ी का कई महीनों से इंतजार हो रहा था, वो आखिरकार आ गई है। अगले साल होने वाले ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होना है।
है, जिसके लिए भारतीय टीम ने पाकिस्तान की धरती पर कदम रखने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद बीसीसीआई और पीसीबी के बीच कई महीनों तक रस्साकसी का दौर चलता रहा और अब आखिरकार दोनों बोर्ड हाइब्रिड मॉडल पर सहमत हो गए हैं। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आधिकारिक ऐलान कर दिया है। आईसीसी के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में और एक न्यूट्रल वेन्यू पर खेली जाएगी। आईसीसी ने जानकारी दी है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जल्द ही घोषित किया जाएगा। हालांकि अब तक इस बात का खुलासा नहीं हो सका है कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के अपने मैच किस देश में और किस वेन्यू पर खेलेगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज 19 फरवरी से होगा, लेकिन आयोजन स्थलों पर अनिश्चितता के कारण टूर्नामेंट का शेड्यूल अभी तक जारी नहीं किया गया है। बता दें कि इस टूर्नामेंट में 8 टीमें भाग लेंगी। उन्हें 2 ग्रुप में बांटा गया है। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अचानक चीन ने किया भारत से जिगरी दोस्त का ऐलान। इधर पाकिस्तान पर हो गया तगड़ा एक्शन। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच रिश्तों में एक बार फिर से गर्मजोशी देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग ही की बीजिंग से मुलाकात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत में मौजूद चीनी राजदूत ने बड़ा बयान दिया है। ये बयान उनका भारत चीन के रिश्ते को लेकर है। चीनी राजदूत ने कहा है कि चीन भारत के साथ काम करने को तैयार है, उन मुद्दों को पूरी तरह से लागू करने के लिए रजामंद है जो भारत और चीन के शीर्ष नेतृत्व ने आपस में मिलकर तय किए हैं। उनका कहना है कि हम दोनों देश एक दूसरे के बड़े मुद्दे और जो मुद्दे उनके लिए काफ़ी अहम है उसको पूरी तरह से सम्मान के साथ एक दूसरे के हित को देखते हुए आपसी संवाद को बढ़ाएंगे। आगे चलकर जो तमाम आपस में मतभेद है उसको ठीक करेंगे। उनका कहना है कि हम इन सब मुद्दों पर काम करने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत का जो रास्ता है उसे पूरे तरीके से खोलेंगे, जिसके जरिए एक ज़्यादा स्थिर माहौल विकास के लिए बनाया जा सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। साइबर क्राइम पर भारत सरकार सख्त। अब तक 6 लाख से ज़्यादा सिम और 1 लाख से ज़्यादा मोबाइल किए ब्लॉक। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल युग में पूरा विश्व इस समय साइबर अपराध से जूझ रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है। ऐसे में साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारत सरकार कड़े कदम उठा रही है। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में भारत सरकार ने जानकारी दी कि इस साल नवंबर तक सरकार ने 6,69,000 से ज़्यादा सिम कार्ड ब्लॉक किए हैं। सिम कार्ड के अलावा सरकार ने नवंबर तक 1,32,000 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन को भी ब्लॉक किया है जो साइबर अपराधों में शामिल थे। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने राज्यसभा में बताया कि साइबर अपराधों में शामिल सिम कार्ड और मोबाइल फ़ोन ब्लॉक करने के अलावा फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स को रोकने के लिए भी सरकार टेलीकॉम कंपनी के साथ मिलकर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि ऐसी कॉल्स जो भारत से आती हुई प्रतीत होती हैं लेकिन असल में अंतर्राष्ट्रीय हैं, उन्हें अब ब्लॉक की जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। धक्का कांड पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत दर्ज हुई शिकायत। जी हाँ दोस्तों, शीतकालीन सत्र शुक्रवार को समाप्त होने वाला है और कई मुद्दों पर राजनीतिक खींचतान के बीच कुछ बड़े कामकाज बाकी है। इसी बीच संसद भवन परिसर में गहमा गहमी वाला माहौल नजर आया। भाजपा के 2 सांसद घायल हो गए। उन्होंने दावा किया कि ये कांग्रेस और विपक्षी सदस्यों के धक्का मुक्की का नतीजा था। संसद में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के साथ कथित मारपीट के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज पुलिस स्टेशन पहुंचे। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमें दिल्ली पुलिस में राहुल गांधी के खिलाफ मारपीट और उकसावे की शिकायत हमने दर्ज कराई है। हमने मकर द्वार के बाहर आज हुई घटना का विस्तार से उल्लेख किया है, जहां एनडीए सांसद शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हमने धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत शिकायत दी है। धारा 109 हत्या का प्रयास है। धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दावा किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद भवन में मुकेश राजपूत को अपने हाथों से धक्का दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झगड़ा करने की नीयत से आए थे। हमने राहुल गांधी का रास्ता नहीं रोका। राहुल गांधी ने दोनों हाथों से मुकेश राजपूत को धक्का दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान में एक बिहारी पड़ा सब पर भारी, कहा तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए थे। जी हाँ दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान पर फिर सख्त हुआ अमेरिका। हथियारों को लेकर लगाया बैन, मिसाइल प्रोग्राम पर भी एक्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते हैं कि पाकिस्तान को लेकर अमेरिका का रुख बिल्कुल भी नर्म नहीं हुआ है। इस बात की
झलक अमेरिका के ताजा फैसलों से मिल रही है। अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर कई नए प्रतिबंध लगाए हैं और ये प्रतिबंध उसकी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों के चलते लगाए गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के सरकारी नेशनल डेवलपमेंटल कॉम्प्लेक्स और इससे जुड़ी कराची स्थित 3 कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बताया कि ये प्रतिबंध जनहानि वाले हथियारों और तकनीक को रोकने के लिए लगाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कड़ाके की ठंड और भारी बारिश का सामना करेंगे भारत के लोग, अगले 5 से 7 दिनों तक अलर्ट। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग ने अगले 5 से 7 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में शीतलहर की स्थिति रहने की आशंका जताई है, जिससे दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में कड़ाके की ठंड का असर देखा जाएगा। वहीं दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि रायलसीमा में तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली और एनसीआर में 19 दिसंबर को सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है, जबकि दिन के समय हल्की धुंध और कोहरे का प्रभाव रहेगा। तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है और रात के समय तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है।